जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं बावरा मन, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे भाग 6। कुछ दिन बाद रविंद्र के घर पर उसके के पास सेंगर का फोन आया। जी सेंगर जी कहिए, रविंद्र बोले। तो हम नई कंपनी की शुरुआत कब कर रहे हैं, मतलब कि डील फाइनल कब करनी है? सेंगर ने पूछा। सेंगर जी, डील तो बच्चों की शादी के बाद ही फाइनल होगी। एक बार रणविजय आ जाए और करण उससे मिल ले, फिर तय करते हैं। रविंद्र बोले। पर रिश्ता तो तय ही था। सेंगर झुंझला उठा। नहीं, रिश्ता तय नहीं है सेंगर जी। जब तक करण रणविजय की तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाता, रिश्ता तय नहीं है। रविंद्र बोले। पटेल साहब, हमारे बीच ये फॉर्मेलिटी कब से आ गई? सालों पहले भी हमने रिश्ता तय किया, कविता और मेरे भाई का पर जुड़ नहीं सका, वो अधूरा काम अब हो सकता है। सेंगर बोले। देखो सेंगर, सालों पहले भी हमसे गलती हुई थी, हमने सहमति बिना रिश्ता तय किया था, पर अब नहीं। अब पहले रणविजय से मुलाकात होगी, फिर ही आगे कोई बात। रविंद्र बोले। जी मैं रणविजय से बात करता हूँ। सेंगर बोला और कॉल कट कर दिया। रणविजय को न जाने कितना समय लगेगा। सेंगर ने गुस्से से फोन को पटक कर कहा। थैंक यू पापा, करण ने रविंद्र के गले लगकर कहा। हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी खुशी से बका कुछ नहीं, रविंद्र बोला और फिर कमरे में चला गया। करण कमरे में आया और जानू को फोन लगाया। हेलो दादा, जानू की खनकती आवाज आए। कैसी है बेटा, करण ने मुस्करा के कहा। ठीक हूँ दादा, जानू बोल। ऑफिस कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं ना? करण को जाह्नवी की चिंता थी। नहीं दादा, कोई परेशानी नहीं, जानू बोली। कोई दिक्कत हो तो बताना। उद्धरण चिन्ह। जी दादा, आप लोगों को मिस कर रही हूँ बहुत दादा, जानू बोली। जब 1-2 दिन की छुट्टी हो तो बताना, मैं आकर तुझे ले आऊँगा, करण ने कहा। जी दादा, जानू बोली और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। किससे बात कर रही थी? दिया ने जानू के फ्री होते ही पूछा। दादा से, जानू बोली। तुम अपने दादा के सबसे ज्यादा करीबी हो ना? दिया ने सवाल किया। हाँ, बचपन से ही जो प्यार, जो अपनापन पापा से मिलना चाहिए था, वो दादा से मिला। दादा मेरे सब कुछ है, भाई दोस्त पिता सब कुछ। मैं तो आई ही दुनिया में दादा के कारण हूँ, जानू बोली। सच्ची जानू, अगर एक समझदार बड़ा भाई हो तो लाइफ आसान हो जाती है, दिया बोली। तो जानू मुस्करा उठी। मेरे भी भैया बहुत समझदार है, मुझे हमेशा सही गलत बताते हैं और हमेशा साथ देते हैं, दिया ने कहा। मेरे भी दादा के ही कारण मैं यहाँ आ पाई हूँ, वरना पापा कभी परमिशन नहीं देते। बचपन से दादा मेरे लिए खड़े रहे हैं और पापा से लड़ते रहे हैं, जानू बोली। लेकिन तुम्हारे पापा को तुमसे प्रॉब्लम क्या है? दिया ने नासमझी से कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कोई तो कारण होगा ही, वरना कोई क्यों अपनी ही बेटी से इतनी नफरत करेगा कि उसकी तरफ देखे न, उसका छुआ खाए न, जानू बोली और उसकी आंखें भर आई। तू उदास ना हो, तेरे दादा तो है न तेरे साथ, दिया ने उसे समझाया। सिर्फ दादा नहीं, मेरी माँ, दादी, चाची, राघव, मीनू और चाचू भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जानू खुश होकर बोली। फिर क्या प्रॉब्लम है? दिया ने जानू के कंधे पर हाथ रखा। बस एक कमी सी है, काश कि एक दिन के लिए ही सही पिता का प्यार मिल जाए तो सब तकलीफ दूर हो जाए। जाह्नवी भावुक हो गई। उम्मीद कभी मत छोड़ना जानू, मेरा दिल कहता है जल्दी ही तुझे तेरे पापा का भी प्यार मिलेगा, दिया बोली। पता नहीं, जाह्नवी फीकी मुस्कान के साथ बोली और फिर आंखें बंद कर ली। आंखों के किनारे से एक पतली आंसू की लकीर निकल बालों में समा गई। हे भोलेनाथ, नहीं जानती कि पापा की नफरत और नाराजगी का क्या कारण है। कोई बात तो जरूर होगी, पर जब मेरी गलती नहीं तो मुझे सजा क्यों? काश कि कोई दिन आए जेब मेरे पापा भी मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखे। काश कभी तो मुझे पिता का प्यार मिले, भले एक दिन के लिए। काश कभी तो मेरे पिता मेरे होने का अफसोस नहीं बल्कि गर्व व खुशी महसूस करें, जानू मन ही मन बोली और गहरी नींद में सो गई। मेरी बची। तभी जानू को अपने बालों में एक स्पर्श महसूस हुआ। जानू ने नजर उठा के देखा तो एक धुंधली सी तस्वीर सामने दिखी। आप, मैं तुम्हारा पापा और ये माँ, वो बोला और वो धुंध छटने लगी। इससे पहले कि जानू वो चेहरा देख पाती, हमेशा की तरह नींद खुल गई। हमेशा ऐसा ही होता है, ये सपना रोज आता है पर कभी चेहरा साफ नहीं दिखता, जाह्नवी यशी खुद से बोली और फिर आंखें बंद कर ली। आगरा पुलिस स्टेशन में। सर ये फाइल आप एक बार देख लीजिए, रिद्धिमा ने एक फाइल करण के सामने रखकर कहा। ऋषभ ने एक नज़र रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर फाइल उठा ली। सर यहीं से थोड़ी दूर पर दूर एक गांव है, वहां पर कुछ लोग छुपे हुए हैं और सुनने में आया है कि वहां पर वह लोग एक्सप्लोसिव इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी एक्सप्लोसिव मटेरियल की सप्लाई वहां हुई है, वो चोरी छुपे वहां गोला बारूद व देशी कट्टा और बम बना रहे हैं। हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए, रिद्धिमा ने करण को डिटेल में बताया। करण ने फाइल स्टडी करके ठीक सामने टेबल पर रख दी। आप तैयारी कीजिए मिस वाजपेयी, हम अभी निकलते हैं, करण बोला। पर सर उसके लिए पहले हमें एसपी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, रिद्धिमा बोली।
उसकी फिक्र आप मत करो, मैं अभी उनसे परमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। करण बोला तो रिद्धिमा अपनी टीम तैयार करने चली गई। 3 घंटे बाद वो लोग अपनी टीम के साथ 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंच चुके थे। गांव के बाहर एक साधारण सा दिखने वाला घर था। इस घर में ही इल्लीगल एक्टिविटी होने के बारे में पता चला था। रिद्धिमा और करण अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में उस घर के चारों तरफ कुछ दूरी पर आ चुके थे जहां पर हथियार तैयार किए जा रहे थे। ध्यान रहे, संभाल के काम करना है, करण ने समझाया। यस सर, रिद्धिमा बोली, क्योंकि यहाँ आसपास और भी घर है तो बी वेरी केयरफुल। किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, करण ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया। यस सर, रिद्धिमा बोली और फिर वह लोग अपनी टीम के साथ धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा और नज़दीक पहुंचकर करण ने इशारा किया तो सिविल ड्रेस पहने उसका पुलिसकर्मी आगे बढ़ा। उसने जाकर घर के दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही दरवाजा खुला सबने आश्चर्य से उधर देखा। 24-25 साल के लड़के ने आकर दरवाज़ा खोला। जी कहिए, लड़का उसको देखकर बोला। भैया ज़रा पानी मिलेगा, पुलिसकर्मी बोला जो कि सादा ड्रेस में था। हाँ भैया अभी लाता हूँ, बोलकर वो आदमी अंदर गया। उस पुलिसकर्मी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वहाँ 8 से 10 लोग थे जो कि कुछ काम कर रहे थे। पुलिसकर्मी को समझते देर नहीं लगी कि वही जगह है जिसके बारे में उसे पता चला था, यहीं पर इलीगल हथियार बनाने का काम हो रहा है। उस आदमी ने आकर पानी दिया, उसने पिया और साथ ही नज़र चारों तरफ दौड़ाई, फिर वहाँ से हट गया। आदमी ने दरवाज़ा वापस बंद कर लिया। कुछ समझ आया? करण ने उसके आते ही पूछा। हाँ सर जी, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यही वह जगह है जहाँ पर हथियार बनाए जा रहे हैं। अंदर बहुत सारा गोला बारूद और एक्सक्लूसिव मटेरियल रखा हुआ है। कोई 8-10 लड़के हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं। सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, 18-20 साल की उम्र के लड़के हैं और 2 आदमी हैं जो उन्हें कमांड कर रहे हैं, पुलिसकर्मी ने बताया। ठीक है, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं, करण बोला और रिद्धिमा और अपनी पूरी टीम के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। करण दरवाजे पर गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो फिर से उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला। बोलो, क्या भैया जी, क्या काम चल रहा है यहाँ पर? करण ने चारों तरफ देखा। तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो, वो आदमी बोला। अपने काम से ही काम रख रहे हैं भैया, और यह हमारा एरिया है और हमारे एरिया में इस तरह के काम की इजाज़त नहीं है। करण ने हंसकर कहा। एरिया? कैसा एरिया? आदमी ने परेशानी से कहा। इंस्पेक्टर करण पटेल का एरिया है ये, और यहाँ पर गैरकानूनी काम करना अलाउ नहीं है। करण ने जैसे ही कहा उस आदमी ने करण के मुंह पर दरवाज़ा बंद करना चाहा तो करण ने एक जोरदार लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। भैया पुलिस, वो आदमी चिल्लाया और अगले ही पल सारे लोग मुस्तैदी से अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। बाहर से भी रिद्धिमा और उसके साथियों ने मोर्चा संभाल लिया था। करण और उसकी टीम ने पूरी कोशिश थी कि किसी को गोली ना लगे। अंदर से उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर कुछ ही मिनट में करण ने वहां उपस्थित दोनों लीडर्स को अपने कब्जे में ले लिया और रिद्धिमा को इशारा करके गोली चलाने को मना कर दिया। रिद्धिमा करण की प्लानिंग और काम करने के तरीके से इम्प्रेस हो चुकी थी। रिद्धिमा ने तुरंत फायरिंग रुकवा दिया और हवलदार के साथ उस घर के अंदर आई। उस घर में काम करने वाले सभी लड़के एक कोने में खड़े होकर डर के मारे काम रहे थे। वह सभी 18 से 20 साल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही थे जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी मजबूरी, बस वहां काम कर रहे थे। रिद्धिमा ने हवलदार को इशारा किया और उन सब लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। करण ने उन दोनों लीडर्स को भी हवलदार के हवाले किया तो उसने उन्हें ले जाकर पुलिस की वैन में भर दिया। रिद्धिमा पलट कर जाने को हुई कि तभी एक गोली चली। है रिद्धि माँ, करण चिल्लाया और इससे पहले कि वह गोली रिद्धिमा को लगती करण ने पकड़कर रिद्धिमा को अपनी तरफ खींच लिया। वो अब ऋषभ के एकदम करीब आ गई थी और वो इस पल को बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। ध्यान कहाँ रहता है आपका मिस वाजपेयी? करण बोला तो रिद्धिमा ने भरी आंखों से उसे देखा। इससे पहले कि वह आदमी दूसरी गोली चलाता करण की गन से निकली गोली उसके सीने के आर पार हो गई। रिद्धिमा एक पल को ब्लैंक हो गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि यह सब क्या हुआ। ध्यान कहाँ था आपका मिस वाजपेयी? इस तरीके से ड्यूटी नहीं की जाती, वह अभी आपको गोली मार देता। करण गुस्से से बोला तो रिद्धिमा जैसे होश में आई। सॉरी सर, मुझे ध्यान देना चाहिए था पर मैंने देखा ही नहीं कि वो यहाँ छुपा हुआ है। रिद्धिमा शर्मिंदा थी। यही तो बात है मिस वाजपेयी, हमें हर समय आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। पुलिस की नौकरी कोई आसान काम नहीं है। करण बोला। थैंक यू सर, रिद्धिमा ने धीरे से कहा। अपनी और अपने ऑफिसर्स की हिफाजत भी हमारा ही काम है, करण बोला और बाहर निकल गया। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और नीचे पड़े आदमी को देखा जो अंतिम सांस ले रहा था। उसके सीने से निकलते खून के फव्वारे को देखकर एक पल को रिद्धिमा का दिल घबरा गया। अगले ही पल रिद्धिमा ने सिर झटका और फिर बाहर निकल गई। इस घर को सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो, करण बोला और फिर वह लोग उन सबको गिरफ्तार करके निकल गए।
उधर श्रेयांश दिया और जानू को हॉस्टल छोड़ने जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी को दोनों तरफ से आकर दो गाड़ियों ने घेर लिया। श्रेयांश को कुछ समझ नहीं आया और उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकते ही उन गाड़ियों में से कुछ गुंडे निकले और उन्होंने श्रेयांश की कार का दरवाजा खोल कर दिया और दिया जानू को बाहर खींच लिया। रुक, श्रेयांश घबरा के बोला और वो भी बाहर आया। छोड़ो उनको, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम लोगों को? श्रेयांश गुस्से से बोला पर गुंडों ने उसको पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? श्रेयांश फिर से बोला। तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़कियां चाहिए। एक आदमी जाह्नवी को देखकर बोला। छोड़ दो उन लोगों को वरना पछताओगे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। श्रेयांश छुटने की कोशिश करता रहा। तुम जो कोई भी हो हमें नहीं जानना, पर हम कौन है ये तुम नहीं जानते, वो आदमी बोला और दिया और जानू को जबरदस्ती लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। छोड़ो उन्हें, श्रेयांश चीखा और उसने उन गुंडों पर मारपीट शुरू कर दी, लेकिन वहां 10 लोग थे। श्रेयांश उनका सामना नहीं कर सकता था। वही दिया और जाह्नवी भी उन गुंडों से छोड़ने के लिए हाथ पैर पटक रही थी, तभी वहां आकर एक ब्लैक कार रुकी और अगले ही पल उसमें से अभिमान बाहर आया। छोड़ दो उसको, अभिमान की तेज आवाज गूंजी तो सबने उसकी तरफ देखा। और तुम कौन हो जो हमें ऑर्डर दे रहे हो? एक आदमी आंखें लाल कर बोला। मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं, पर तुम जो कोई भी हो इन लोगों को छोड़ दो। अभिमान ने उन्हें घूर कर देखा। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लोगे? वह आदमी बोला। भाई मारेगा हमको, दूसरे गुंडा बोला और हंसने लगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और खुद की खैर चाहते हो तो छोड़ दो इनको और जाओ यहाँ से। अभिमान की आंखें अब लाल हो गई थी। मान प्लीज हेल्प, जानू ने मन ही मन कहा और अभिमान की तरफ देखा। घबराओ मत जानू, कुछ नहीं होगा, अभिमान ने खुद से कहा और जाह्नवी की तरफ देखा जो भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। मैंने कहा छोड़ दो इन तीनों को, अभिमान चिखा। नहीं छोड़ते, कर ले क्या करना है, वो गुंडा बोला तो अभिमान ने अपनी कलाई को मोड़ा और अगले ही पल उसने एक जोरदार पंच उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया जिसने श्रेयांश को पकड़ रखा था। उसकी पकड़ श्रेय से छूट गई और अगले ही पल श्रेयांश और अभिमान उन गुंडों पर टूट पड़े। जाह्नवी एकटक अभिमान को देख रही थी। अभिमान तरीके से उन सबको पटक पटक कर मार रहा था। ये तो गजब है, 10 गुंडों को अकेले खत्म कर रहा है। तभी श्रेयांश का ध्यान भी अभिमान पर गया। बड़े भाई आप तो जबरदस्त है, श्रेयांश बोला। तभी उसका ध्यान एक गुंडे की तरफ गया जिसने चाकू निकाल लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उस गुंडे ने चाकू जानू की गर्दन पर रख दिया। जाह्नवी, श्रेयांश और दिया चिल्लाए। बहुत हो गई तेरी हीरोगिरी, अब हमें यहाँ से जाने दे वरना इस लड़की को खत्म कर दूंगा। गुंडा बोला। जानू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। छोड़ दे जानू को, अभिमान ने उस आदमी को घूर कर देखा और उसकी तरह बढ़ गया। मैं कह रहा हूं वहीं रुक जा वरना इसे खत्म कर दूंगा, वो आदमी बोला और उसने चाकू जाह्नवी की गर्दन पर लगभग सटा दिया। एक बारीक खून की रेखा उभर आई जानू की गर्दन पर। उसने ने आंखें बंद कर ली। छोड़ उसको, अभिमान बोला और पलक झपकते ही वह उस आदमी के सामने था। उस आदमी ने अभिमान को घूरा और अगले ही पल उसका चाकू वाला हाथ अभिमान के हाथ में था और अभिमान ने उसको कस के मोड़ दिया। उस आदमी की चीख निकल गई। जानू ने आंखें खोली और एकदम से अभिमान के गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जानू को यूं घबराते देख अभिमान को न जाने क्यों तकलीफ हुई और उसके हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर चले गए। घबराओ मत, सब ठीक है, अभिमान बोला और जानू का चेहरा सामने किया। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंसू लगातार निकल रहे थे। श्रेयांश दिया को देखने लगा जिसे चोटें आई थी। अभिमान ने अभी जानू को सीधा खड़ा किया ही था कि उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिरने लगी। इससे पहले कि वो गिरती अभिमान ने उसे बाहों में संभाल लिया। जाह्नवी क्या हुआ तुमको, अभिमान ने उसके गालों को थपका कर कहा पर जानू बेहोश हो चुकी थी। जानू क्या हुआ, श्रेयांश और दिया भी उनके पास दौड़कर आए। लगता है डर के कारण बेहोश हो गई हैं, बाकी चोट तो इतनी गहरी नहीं है, कहकर अभिमान ने जानू के गले को छुआ जहां से खून निकल रहा था। पर वहां पर हल्का सा कट था, ऐसी गहरी चोट नहीं थी कि कोई आदमी बेहोश हो सके। अभिमान ने उसे को बाहों में उठाया और अपनी कार की बैक सीट पर लिटा दिया। श्रेयांश और दिया बेचैनी से वही खड़े थे। अभिमान ने पानी की बोतल निकाली और जानू के चेहरे पर पानी छिड़का तो उसने कसमसा कर आंखें खोल दी और उनके आंसू फिर से निकलने लगे। तुम ठीक हो ना, दिया बोली तो जानू दिया के गले लग गई। हम बहुत डर गए थे दिया, समझ नहीं आ रहा था वो लोग आखिर हमसे क्या चाहते थे, हम लोगों पर हमला क्यों किया। जाह्नवी अब भी घबरा रही थी। तभी अभिमान की नज़र जानू के गले पर गई जहां खून था। अभिमान ने कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जानू के गले को साफ कर बैंडेज लगा दी। जानू भरी आंखों से अभिमान को देख रही थी। थैंक यू बड़े भाई, आपने हम लोगों की मदद की वरना आज न जाने क्या हो जाता। श्रेयांश ने अभिमान के हाथों को थाम लिया। बड़े भाई भी कहते हो और थैंक यू भी कहते हो, अभिमान मुस्कुराया।
तुमने मुझे बड़े भाई कह दिया तो समझ लो आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई, और मेरे छोटे भाई पर कोई हमला करें और मैं मदद ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? अभिमान गंभीर हो गया। थैंक यू भैया, दिया बोली तो अभिमान मुस्कुराया। कौन थे वो लोग? अभिमान ने श्रेयांश से पूछा। पता नहीं कौन थे भैया, हम लोग नहीं जानते, शायद ऐसे ही हम लोगों को देखकर छीना झपटी या पैसों को लूटने के चक्कर में आ गए होंगे। दिया ने जबान दिया, जो कोई भी होंगे वह तो हम पता कर लेंगे, लेकिन आपने हम लोगों की मदद करके बहुत एहसान किया है, समझ नहीं आता कि आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। श्रेयांश भावुक हो गया। बहुत आसान है। अभिमान की आंखों में चमक थी। श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा। मुझसे दोस्ती कर लो, भाई तो बना ही चुके हो, दोस्त बना लो। वैसे भी मैं अकेला हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है। तुम लोगों से दोस्ती करूंगा तो थोड़ा अकेलापन कम होगा। अभिमान बोला तो श्रेयांश ने उसे गले लगा लिया। ये भी कोई कहने की बात है बड़े भाई, आज से आप हमारी फैमिली भी हो और दोस्त भी। वैसे भी हमारे पेरेंट्स तो दोस्त हैं ही। अब आपको इस शहर में अकेलापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों दिया, ठीक कह रहा हूं ना? श्रेयांश बोला तो अभिमान ने दिया की तरफ देखा। आप खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना भैया, यहाँ ग्वालियर में हम दोनों का ही बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों का परिवार मतलब आपका भी परिवार हुआ, और इतने बड़े परिवार के होते हुए आप अकेले कैसे हो सकते हो? दिया मुस्कुराई। थैंक यू दिया। अभिमान की आंखों में नमी आ गई। जानू ने अब तक कुछ नहीं कहा था, वह बस एकटक अभिमान को देख रही थी। आप हमेशा खामोश रहती है या आज कुछ खास कारण है? अभिमान ने जानू की आंखों में देख धीरे से कहा तो जानू ने नजरें झुका ली। तुम लोगों को छोड़ देता हूं, कहाँ जाना है? अभिमान बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नहीं भैया, जरूरत नहीं, इन लोगों को हॉस्टल जाना है, मैं छोड़ देता हूं, आप निकल जाए। श्रेयांश ने कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो। अभिमान बोला। चलो दिया और जाह्नवी, श्रेयांश ने कहा तो दिया और जानू गाड़ी की तरह बढ़ गए। दिया श्रेयांश के पास आगे बैठ गई और जानू पीछे, पर उसकी नज़र अभी भी अभिमान मन पर टिकी हुई थी, जो कि गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। जानू अभिमान को तब तक देखती रही जब तक कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ गई और अभिमान आंखों से ओझल नहीं हो गया। उन लोगों के निकलते ही अभिमान ने किसी को फ़ोन लगाया। हम अभिमान, सामने से अर्जुन की आवाज़ आई। अर्जुन, ये सब क्या था? मैंने सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अभिमान गुस्से से बोला। वह लोग दिया और श्रेयांश को पहचानते हैं, वह उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। अर्जुन ने सफाई दी। पर जाह्नवी, तुम्हारे उस आदमी ने जाह्नवी के गले पर चाकू रख दिया था, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो उसकी जान जा सकती थी। अभिमान परेशान होकर बोला। अभिमान परेशान मत हो, वह सब वेल ट्रेंड है और उन्हें पता था कि चाकू कितना लगाना है। उन्हें डराना था और तुम्हें उनके बीच जगह बनाना था, इसके लिए इतना तो बनता है। अर्जुन बोला। अभिमान खामोश रहा। पर तुमने उसकी इतनी बुरी हालत की, ऐसे करता है क्या कोई अपने ही आदमी के साथ? अर्जुन ने सवाल किया। मेरा यही तरीका है अर्जुन, जो चीज़ मुझे गलत लगती है वह गलत होती है। उन्हें सिर्फ डराने के लिए कहा गया था, हमला करने को या जान से मारने को नहीं। उसने जाह्नवी की गर्दन पर चाकू रखकर गलत किया तो फिर मुझे जो समझ में आया वह मैंने किया। अभीम बोला और उसने कॉल कट कर दिया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। यह अभिमान तो सब काम अपने तरीके से करता है, इसे कंट्रोल करना शायद मेरे बस में ना हो, मुझे अम्मा जी को बताना होगा। अर्जुन ने मन ही मन कहा और फिर अंबिका को फ़ोन लगाया। हाँ अर्जुन बोलो, अंबिका ने कहा। अर्जुन ने अंबिका को सारी बातें बताई। सुनकर अंबिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी लोगों से हुई। वह सही कह रहा था, जहां बात डराने की थी वहां सिर्फ डराना चाहिए था। अगर गलती से भी जाह्नवी को कुछ हो जाता तो हमारा सारा प्लान खत्म हो सकता था। इस तरह की गलती दोबारा ना हो, और वह जिस तरीके की और तुमसे जितनी मदद मांगे सिर्फ इतनी ही करो, न उससे कम ना उससे ज़्यादा। अंबिका बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रेयांश ने दिया और जानू को हॉस्टल छोड़ा और उसके बाद अर्जुन को फ़ोन लगाया। हाँ श्रेय बाबा कहिए, अर्जुन बोला। अर्जुन, आज हम लोगों पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। कौन थे वह लोग? तुम तो कहते हो कि तुम्हारी सिक्योरिटी के रहते हम लोगों तक कोई नहीं पहुंच सकता। श्रेय बोला। हमने पता कर लिया है श्रेय बाबा, वह ऐसे कोई खतरनाक गुंडे नहीं थे, छोटे मोटे चोर उचक्के थे, आप लोगों को लूटने की इच्छा से आए थे। हमने उन्हें सबक सिखा दिया है, अब वह दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। अर्जुन ने बताया। ठीक है, अगली बार ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा? तुम्हारे रहते अगर हमें दूसरों से मदद लेनी पड़े तो क्या फ़ायदा? श्रेय बोला। दूसरों से मदद मतलब? अर्जुन ने टेंशन के साथ कहा। हमारे ऑफिस के एमडी मिस्टर अभिमान अम्मा के फ्रेंड के बेटे हैं, अगर वो टाइम पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। वो लोग तो हमें जान से ही मार देते। श्रेयांश ने परेशान होकर कहा। इतनी जल्दी परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, आपको जान से मारने से पहले किसी को भी 10 बार सोचना होगा। अर्जुन बोला। ठीक है,
आगे से ध्यान रहे, श्रेयांश बोला और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थैंक गॉड कि अभिमान समय पर आ गया, अगर जाह्नवी और दिया को कुछ भी हो जाता तो न जाने क्या होता। श्रेयांश मन ही मन बोला और फिर उसने गाड़ी ग्वालियर की तरफ मोड़ दी। हॉस्टल पहुंचकर दिया वॉशरूम में चली गई और जानू ऐसे ही बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों के आगे बार बार अभिमान का गुस्से वाला चेहरा और लाल लाल आंखें आ रही थी जो उस आदमी ने जब जाह्नवी के गले पर चाकू रखा तब अभिमान की हो गई थी। जानू का अभिमान को गले लगाना, पता नहीं क्या है ऐसा, मान आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करने का दिल करता है। हम नहीं जानते कि हमारा क्या रिश्ता है, पर ना जाने क्यों आपकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई खास रिश्ता है आपसे। शायद हम दादा के बाद आप पर ही विश्वास कर सकते हैं। इस तरीके से आपने हमारी जान बचाई और उन लोगों को मारा, अगर आप नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। जानू खुद से बोली और उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया जहां पर एक छोटी सी बैंडेज बंधी हुई थी जो कि अभिमान ने बांधी थी। थैंक यू मान, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए और हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानू बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे फिर से अभिमान का चेहरा आ गया। ये हमें क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आंखें खुली हो या आंखें बंद, हर वक्त क्यों आप आंखों के सामने आ जाते हो। हे भोलेनाथ, हम नहीं जानते ये सब सही है या गलत, पर ना जाने क्यों किसी अनजानी डोरी से बंधे हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जानू मन ही मन बोली। तब तक दिया बाथरूम से बाहर आ गई थी तो जानू ने अपने कपड़े उठाए और वह वॉशरूम में चली गई। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।